नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। वैश्विक अर्थव्यवस्था, टिकाऊ विकास और जलवायु परिवर्तन होंगे G20 शिखर सम्मेलन में अहम विषय। ब्यूनस आयर्स में योग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, शांति के लिए भारत ने दुनिया को योग का दिया खास तोहफा। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, पेट्रोलियम और रक्षा क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे पर हुई बातचीत। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान में करेंगे प्रचार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर अक्टूबर-नवंबर में 48 लाख से ज्यादा ट्वीट। दोषपूर्ण हिप इम्प्लांट से मरीजों को मिलेगी राहत। मुआवजे के लिए सरकार ने तय किए नियम। पीड़ितों को उम्र के हिसाब से मिलेगा मुआवजा। और हॉकी विश्व कप में अर्जेंटीना ने स्पेन को और न्यूजीलैंड ने फ्रांस को हराया। 2 अहम मुकाबले आज। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच भिड़ंत। इंग्लैंड और चीन की टीम होंगी आमने सामने। और सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए हैं। अर्जेंटीना के न्याय मंत्री जर्मन ग्रावानो, राजदूत मारिया इजाबेल रैंडन और एशिया और ओशनिया आर्थिक संबंधों के निदेशालय के प्रमुख ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट में उनका शानदार स्वागत किया गया और इस मौके पर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अर्जेंटीना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्यूनस आयर्स में आयोजित शांति के लिए योग समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने योग किया। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना और भारत के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी को योग कम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन और भगोड़ा आर्थिक अपराधियों जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और ये पूरी दुनिया के हित में है। अर्जेंटीना G20 समिट की मेजबानी कर रहा है तो यह हमारे लिए भी खुशी और गर्व की बात है। इस समिट में जिन मुद्दों पर बात होगी, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, आर्थिक भगोड़े अपराधी, उनसे सिर्फ भारत या अर्जेंटीना का ही नहीं, सारे विश्व का हित जुड़ा है। हमारे दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। व्यापार, फार्मा, ऑयल एंड गैस, IT और स्पेस, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक दूसरे की क्षमताओं का आपसी फायदा उठा सकते हैं। भारत और अर्जेंटीना का सहयोग जल, थल और नभ हर जगह एक नए साझा और सुनहरे भविष्य की सृष्टि कर सकता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति के लिए भारत ने दुनिया को योग का खास तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि योग हमें बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है और हमारे शरीर और हमारे दिमाग को शांत रखने की ताकत देता है। सर्वे सन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम
इस भारतीय दर्शन की यह व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। मुझे यह जानकर खुशी है कि इस वर्ष बुएनोस आयरेस में भी योग दिवस पर 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। योग का अर्थ ही है जोड़ना। यह हमें वेलनेस से जोड़ता है, हैप्पीनेस से जोड़ता है और आज भारत और अर्जेंटीना के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी को योग बांट रहा है और हमारे दोनों देशों को, हमारे लोगों को जोड़ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन से इतर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्यूनस आयर्स में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सौद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच तकनीक, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए भविष्य की संभावनाओं पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर स्थिर ऊर्जा की कीमतों पर जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बात को लेकर चर्चा हुई कि सऊदी अरब अगले 2-3 साल में निवेश को कैसे बढ़ा सकता है। विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात काफी सौहार्दपूर्ण रही। The first was a meeting with His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman of Saudi Arabia. It was a very cordial meeting. It was a warm meeting. The Crown Prince spoke of India as an important partner for Saudi Arabia. And there was very specific discussion that took place between the two leaders on how Saudi Arabia can enhance its investment across a number of sectors in the next 2 to 3 years. The Crown Prince informed the Prime Minister that Saudi Arabia will be finalizing an initial investment into the National Infrastructure Fund. He also referred to future prospects for investment in the technology sector, in the agricultural sector and in the energy sector. And Prime Minister in particular stressed upon the importance of having stable and predictable energy prices, and some discussion took place between the two leaders on how Saudi Arabia can contribute and help in stabilizing energy prices, particularly for India. The Crown Prince was specially mindful of the contribution that Indians have made in the building of Saudi Arabia over the years, and he specifically expressed appreciation for this. Prime Minister, of course, expressed happiness at this and also thanked him for looking after the well-being of our citizens there. So at the end of the meeting, the two leaders have agreed that we will now set up a mechanism at leadership level which will go into the possibilities of concrete action in terms of investment, in terms of technology, in terms of manufacturing across various sectors, from energy to food security to infrastructure and to defense. And this mechanism will be worked out shortly, and we will expect that in the next 2 to 3 years there will be a significant scaling up in investment in Saudi investment in India. सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन समेत कई और मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले 2 महीने में एंटोनियो गुतेरेस की ये दूसरी मुलाकात थी। The Prime Minister had a short while ago was, of course, with the Secretary General of the United Nations, Mr. Guterres. And the main subject of discussion was the forthcoming climate change meeting in Katowice in Poland, the so-called COP24. The Secretary General specifically acknowledged that India plays a very major role in climate change negotiations. He acknowledged that Prime Minister had taken a number of very concrete steps towards addressing climate change, and he mentioned the International Solar Alliance. He also mentioned that when he was in Delhi last month, he had seen for himself the manner in which other campaigns that the Prime Minister has led, including the Swachh Bharat campaign, was having an impact on the environment. And it was his sincere hope and expectation that in the forthcoming meeting next week in Poland, India will play a uniting role. It will play the role of a good Samaritan. It will bring together the various groups
of developed countries and developing countries, those which have money and those which need money, those which have technology and those which could use technology, to come up with certain solutions which would eventually feed into the climate change summit that the UN Secretary General is planning in 2019. So it was a good meeting, and Prime Minister assured the UN Secretary General that India plays a positive role in climate change negotiations, that it is part of Indian culture and civilization to preserve the environment, and that he could rest assured that India would play its due and responsible role at the COP24 in Katowice. 13वें G20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ त्रिपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा रूस, भारत और चीन के बीच दूसरी बार आयोजित की जा रही त्रिपक्षीय बैठक में भी भाग लेंगे। बैठक 12 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रही है। रूस, भारत और चीन की त्रिपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भाग लेंगे। बैठक में जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, भ्रष्टाचार और आपदा, लचीला आधारभूत संरचना जैसे लोगों की चिंताओं के वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से भी मुलाकात करेंगे। इस बार G20 शिखर सम्मेलन का विषय निष्पक्ष और स्थायी विकास के लिए आम सहमति है। शिखर सम्मेलन के दौरान 3 सत्र होंगे। इसमें कृषि क्षेत्र, ऊर्जा, ढांचागत व्यवस्था और टिकाऊ खाद्य सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के पहले सत्र में जनहित सर्वोपरि विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले असर, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कौशल भारत, डिजिटल इंडिया के साथ साथ वस्तु और सेवा कर समेत कई विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन के मसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री दुनिया के देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का भी आह्वान करेंगे। G20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करके आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई और देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। और अब बात करेंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज राजस्थान दौरे पर हैं। अमित शाह आज राजस्थान के कुचामन सिटी और सुजानगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही वो श्रीगंगानगर में रोड शो भी करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। राज्य में अगले महीने की 7 तारीख को मतदान होगा। वहीं राजस्थान के चुनावी समर में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। सभी दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल राजस्थान के करौली, नादौती और जयपुर में 4 चुनावी जनसभाएं की। अमित शाह ने फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। अमित शाह ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार की जमकर तारीफ की और उनके विकास के कामों का बखान किया। उन्होंने कहा कि 11 लाख बेटियों को राजश्री योजना के तहत सरकार ने लाभ पहुंचाया, युवतियों को स्कूटी और युवाओं को लैपटॉप दिया। राजस्थान में 80 लाख शौचालय बनाने का काम बीजेपी सरकार में हुआ है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश का चुनावी इतिहास उठाकर देख लिया जाए, कांग्रेस को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। आपके शासन में इस देश के 60 करोड़ लोगों तक बैंक का अकाउंट नहीं था। बैंक का अकाउंट पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 6 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 8 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम किया है। 13 करोड़ जच्चा और बच्चा सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने।
राजस्थान में मतदान की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और इसी कड़ी में कल कांग्रेस ने राजस्थान के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में किसानों, मुफ्त शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता और बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने जैसे कई मुद्दों को शामिल किया गया है। बीजेपी के गौरव संकल्प पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस ने भी राजस्थान के लिए अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई और नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, बुजुर्ग किसानों को पेंशन और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन के अलावा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। गरीबों को 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं दिए जाने का भी वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके साथ ही राज्य में नई उद्योग और पर्यटन नीति बनाने का जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है कि किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि हम जो महिलाएं हैं राजस्थान प्रदेश में, जो लड़की पैदा होगी उसके पैदा होने तक और जब तक वो पढ़ाई करना चाहे सारी पढ़ाई उसकी मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाई में आगे और आएँ। राजस्थान संभवतः शायद पहला प्रदेश होगा जहां महिलाओं की सारी एजुकेशन राजस्थान सरकार वहन करेगी। घोषणा पत्र जारी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बंद विश्वविद्यालयों को फिर खोला जाएगा। हमारा वो कमिटमेंट भी है कि पिछली सरकार की योजनाएं, चाहे वो रिफाइनरी की हो, चाहे वो मेट्रो की हो, चाहे ब्रॉडगेज की हो, आदिवासियों में जो जो काम उस वक्त में हमने शुरू किए थे वो काम सब करने का हम प्रयास वहां पर पुनः प्रयास शुरू करेंगे। राजस्थान में 7 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज को माफी और उच्च गुणवत्ता के बीज मुफ्त में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। साथ ही राज्य के युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप, 7वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ाने वाली छात्राओं को मुफ्त में साइकिल भी दी जाएगी। प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता को सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिए जाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में राज्य के सरकारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल किए जाने का भी वादा किया गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा कि सरकार बनते ही घोषणा पत्र में कही गई बातों को जल्द लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राष्ट्र प्रजల ముందు కూడా ఒక చక్కటి ఒక పూర్తి అధ్యయనంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక ప్రజా మేనిఫెస్టో, ప్రజల గొంతుకల నుండి పుట్టుకొచ్చిన మేనిఫెస్టో, 4.5 కోట్ల ప్రజల ఆశలను, ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించే ఒక అభివృద్ధి సాధక ఇది మేనిఫెస్టో। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में कल 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए कई सारी योजनाओं के लिए फंड मुहैया कराया है, लेकिन राज्य सरकार उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाई है। बीजेपी की सरकार बनने पर सभी वर्गों के लिए काम किया जाएगा। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के चीफ मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का डिवीजन होने के बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 नई स्टेट्स बनाई थी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तीनों स्टेट्स तेजी के साथ डेवलप कर रहे हैं और डेवलप्ड स्टेट्स की क्यू में आकर आज खड़े हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो यहां का डिवीजन किया है आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, तो उस डिवीजन के बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी तेलंगाना के दौरे पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कल शमशाबाद में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रबंधन और शिक्षकों के साथ एक बैठक को संबोधित किया। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने पर अपना रुख दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने परिगी और हैदराबाद के करीब चिलिवला में रोड शो भी किया। If the Prime Minister of India can forgive 3,50,000 crores of 15 people, the richest people in the country, then he should be ready to forgive
the loan of India's farmers. They are favoring larger corporate institutions, and they are harming the institutions that have been set up by thousands and thousands of entrepreneurs like yourself. सोशल वेबसाइट ट्विटर पर अक्टूबर और नवंबर में 5 राज्यों में चल रहे चुनाव को लेकर 48 लाख से अधिक ट्वीट किए गए हैं। ट्विटर ने बयान जारी करके ये जानकारी दी है। ट्विटर ने बयान जारी करके कहा है कि छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं और पिछले 2 महीने में विधानसभा चुनाव को लेकर 48 लाख से अधिक ट्वीट किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि 27 से 29 नवंबर के बीच 2.5 लाख से अधिक ट्वीट किए गए। जम्मू कश्मीर में कल पंचायत चुनाव के 5वें दौर के लिए वोट डाले गए। इस चरण में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई। जम्मू डिवीजन में 85% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं कश्मीर डिवीजन में 33% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। इस दौर में 541 सरपंच हलकों के लिए 1209 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा 4297 पंच वार्डों के लिए 4723 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1 दिसंबर को छठे चरण की वोटिंग होगी। केंद्र सरकार ने दोषपूर्ण हिप प्रत्यारोपण रोगियों के लिए मुआवजा फॉर्मूला तैयार किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि दोषपूर्ण आर्टिकुलर भूतल प्रतिस्थापन यानी ASR हिप प्रत्यारोपण कराने वालों के लिए मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एक फॉर्मूले को मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अगस्त 2010 से पहले दोषपूर्ण हिप प्रत्यारोपण प्राप्त करवाने वाले मरीज मुआवजे के पात्र होंगे। दोषपूर्ण ASR हिप इम्प्लांट से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए डॉक्टर अरुण कुमार की अध्यक्षता में मंत्रालय द्वारा एक विशेष समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद मंत्रालय ने यह निर्णय किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल CII स्वास्थ्य सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर वित्त मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि GST की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र के लिए संघीय ढांचे की जरूरत है, जिससे राज्यों को इसका तेजी से फायदा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि इन क्षेत्रों में सभी योजनाओं को लोगों के लाभ और भारत को स्वस्थ बनाने के लिए विलय किया जाना चाहिए। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार हुआ है। There are 2 other areas which eminently require federal institutions of this kind. The GST was constitutionally provided for. Those areas are not constitutionally provided for. But political maturity can impose on governments to try that experiment. One is healthcare and one is agriculture. The states are spending on healthcare, the center is spending on healthcare. The states have their scheme, the central has its scheme. The states have their hospital, the center is also establishing institutions of excellence across the states. We are doing Ayushman Bharat, they also have parallel schemes. All this needs to be merged so that the benefit of these merged resources now starts falling to the benefit of the patient population of the country. मराठा समुदाय को आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक कल महाराष्ट्र विधानसभा में आम सहमति से पारित हो गया। इसमें मराठाओं को नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधेयक को पास करने में विपक्ष के सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। आरक्षण का फायदा मराठा समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों को मिलेगा। विधेयक पेश करने से पहले सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक्शन टेकन रिपोर्ट को सदन में रखा। इसमें मराठा समुदाय को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। राज्य सरकार ने आज कानून बनाकर मराठा समाज को आरक्षण का लाभ दिया है। बैकवर्ड क्लास कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में इस प्रकार का आरक्षण देने की अनुशंसा की थी और मागास वर्ग आयोग के बैकवर्ड क्लास कमीशन के उस रिपोर्ट के आधार पर आज ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। और ये निर्णय लेते समय जो ओबीसी का आरक्षण है उसको किसी भी प्रकार से कम न करते हुए उसके बाहर यह आरक्षण दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को नीट की परीक्षा देने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश भर में अगले साल एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को यह निर्देश भी दिया कि वो नीट परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दें ताकि छात्र फॉर्म भर सकें। नीट परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख शुक्रवार यानी कल खत्म हो रही थी। शुक्रवार के दिन यानी आज ये खत्म हो रही थी और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। इस मामले में अलग अलग राज्यों के छात्रों के समूह ने नीट परीक्षा के लिए ऊपरी उम्र सीमा तय करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती दी थी। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए किसी भी छात्र को नीट परीक्षा पास करनी जरूरी है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई नीट की परीक्षा का आयोजन करता है। कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मसले पर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से कई किसान संगठन दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज भी कई राज्यों के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। किसानों ने कहा कि वो आज रामलीला मैदान से संसद भवन तक मार्च करेंगे। जो फसल का जो दाम है वो पूरा होना चाहिए और दूसरा ऋण से मुक्ति होनी चाहिए। ये मांगे तो काफ़ी दिनों से चल रही हैं। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कानून बने। जब किसान मंडी में जाते हैं वहाँ पे उनकी लूट ना हो। एक हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पे एक विशेष सत्र बुलाया जाए पार्लियामेंट का और उस पर डिबेट हो किसान के मुद्दे पे। आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क का पूरी तरह सफाया करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के बीच व्यापक सहयोग की जरूरत बताई है। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकियों की पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि तन्मय लाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और एससीओ के बीच सहयोग का सकारात्मक असर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, पारगमन और ऊर्जा संबंध और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई संयुक्त राष्ट्र और एससीओ के बीच व्यापक सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। तन्मय लाल ने ये बात संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन पर आयोजित दूसरे उच्च स्तरीय विशेष कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामूहिक सहयोग बढ़ाया जाए तो आतंकवादी संगठनों की पहचान, उनका खात्मा, जवाबदेही सुनिश्चित करना और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जैसे काम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आसान होंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस साल मिलने वाली $3 बिलियन की रक्षा सहायता राशि रोक दी है। अमेरिका ने एक कदम पाकिस्तान की ओर से आतंकी संगठनों पर लगाम ना लगा पाने के कारण उठाया है। ये रकम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस महीने की $1.3 बिलियन की रकम रोकने की घोषणा से कहीं अधिक है। वहीं पिछले हफ्ते अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी पाकिस्तान को $1.66 बिलियन की सहायता राशि रोकने की घोषणा की थी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो अमेरिका को मूर्ख समझता है। अमेरिका पिछले कई साल से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगाता रहा है। बात खेलों की। पुरुष हॉकी विश्व कप में अर्जेंटीना ने स्पेन को और न्यूजीलैंड ने फ्रांस को हरा दिया है। कलिंग स्टेडियम में कल खेले गए पहले मैच में अर्जेंटीना ने स्पेन को 4-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना की तरफ से अगस्टीन मजली और गोंजालो पिलेट ने 2-2 गोल किए। स्पेन की ओर से एनरिक गोंजालेज, जोसेफ रोमेयू और विंसेक रुइज ने गोल किए। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने फ्रांस को 2-1 से हरा दिया। न्यूजीलैंड की ओर से विक्टर चार्लेट ने 2 गोल किए। आज 2 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच होगा, वहीं दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और चीन के बीच खेला जाएगा। मेजबान भारत का अगला मुकाबला रविवार को बेल्जियम से होगा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद विशेष में देखिए करतारपुर। नमस्कार।